एक बात जो कि बड़ी अहम रखती है, इससे पहले मैं कियानी साहब के पास जाऊं, जो इंटेंट है हुकूमत का उसकी बड़ी अहमियत है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल गुफ्तगू की, उसको सुन लीजिए। फिर जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वेरी एलोक्वेंट एंड वेरी डायरेक्ट। लेकिन पहले राना सनाउल्लाह साहब को सुनिए वो क्या फरमा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, अगर वो बनते ही स्ट्राइक डाउन हो गया तो फिर आपका वो आसरा भी खत्म हो जाएगा। अगर हमारा वो आसरा ख़त्म होगा तो फिर पार्लियामेंट जो है वो उसके ऊपर जो है वो मुनासिब फैसला लेगी और मुनासिब कदम जो है वो उठाएगी। मुनासिब फैसला लेगी अगर कलअदम करार दिया गया वो कानून। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इसी हवाले से जब उससे सवाल किया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कलअदम करार दे देती है कानून को तो क्या पार्लियामेंट का क्या रिएक्शन होगा। ये अगर पूरी हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, जो कि कुछ हुकूमती शख्सियात कह रही हैं कि हम इस लड़ाई के लिए अब तैयार हैं, जो कि बदकिस्मती से मुल्क के अपने जो इदारे हैं, आइनी इदारे, वो खुदा न खास्ता एक दूसरे से लड़ेंगे या लड़ने जा रहे हैं, कम अज़ कम इरादा रखते हैं। कियानी साहब, अभी एक बात जो कि शाखावर साहब ने भी पॉइंट आउट की कि वो इस 8 रुकनी बेंच का बन जाना और इस बेंच के हवाले से जो तश्कील दिया गया है बेंच, ऑल्दो जनाब चीफ जस्टिस साहब का इस्तेकाक है, दैट्स हिज राइट टू फॉर्मुलेट एनी बेंच, बट उसकी जो जज साहिबान को उसमें मुख्तस किया गया है, मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, वो बड़ी दिलचस्प है। लेकिन एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ शायद ऑलरेडी तरफ चल पड़ा है, इंटेंट जाहिर हो रही है सुप्रीम कोर्ट की कि अगर आप डिसोबे करेंगे, जो कि बादियो नज़र में हुकूमत कर रही है, तो फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव हेड को भुगतना पड़ता है या एग्जीक्यूटिव हेड समेत पूरी काबीना को भुगतना पड़ता है, ये तो शायद मामला वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या होता है ना कि यू नॉर्मली ब्रेस योर सेल्फ फॉर दिस काइंड ऑफ शॉक। सो आप रेडी हैं या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसके लिए रेडी हैं कि ये उस तरफ जा सकता है, क्योंकि कानूनी टीम से तो मशवरे कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, पहले तो मैं 8 मेंबर बेंच के बारे में बात करना चाहूँगा। जी, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट मेरी पर्सनल राय में, और क्योंकि ये एक तसलसल है उन इवेंट्स का सुप्रीम कोर्ट से जो हम पिछले 1 माह से अब देख रहे हैं। बार बार यही इस्तदा हुई, ये नहीं था कि कोई स्पेसिफिक आउटकम आए इलेक्शंस केस में भी, मगर हम बार बार यही इस्तदा रही है कि आप लार्जर कोर्ट बना दें, जो 1-2 मुतनाज़ जजेज़ हैं उनको हटा के आप लार्जर अगर बेंच बना देंगे, माजरत, जिसमें सीनियर जजेस भी शामिल होंगे, तो उसमें किसी भी पार्टी को उंगली उठाने का फिर मौका नहीं मिलेगा। मगर हमने देखा है कि बजाय इसके कि वो चीज़ें चीफ जस्टिस एज द हेड ऑफ द कोर्ट एड्रेस करते, जिससे ये तासुर हटे कि कोई बायस है या ट्रांसपेरेंसी नहीं है या मखसूस जजेस को ही एम्पावर नहीं किया जा रहा, उसको करने के बजाय हमने देखा है कि बदकिस्मती से उस चीज़ को मज़ीद शय मिली है। उसमें आप जस्टिस काजी फायजीसा साहब का वो लेटर देख लें, उनका और तारिक मसूद साहब का, जिसमें उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होते हुए चीफ जस्टिस को लिखा कि आप मज़ाहिर नकवी साहब का वो मामला ज़ेर इल्तवा है उसको प्रोसीड करें। उनको देखा, उनके उस मामले को बिल्कुल ऑन आइस रख के आज उनको फिर इस 8 मेंबर बेंच में शामिल कर दिए। उसमें आप वो देख लीजिए कि जिस तरह जस्टिस काजी फायजीसा साहब का वो ऑर्डर था जिसमें उन्होंने सो मोटो पावर्स की बात की और कहा कि चलें, एक तरफ तो हम कानून साजी कर रहे हैं, उन्होंने एक ये भी राय कुछ लोग रखते हैं कि ये बिल्स में ही अमेंड होना चाहिए, उसके लिए फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें, वो भी नहीं बुलाई जा रही, जिसको सर्कुलर से रद्द किया गया। इसी तरह हमने देखा, हमारा मौक़िफ़ रहा है कि 4-3 की जजमेंट थी इलेक्शंस की इनिशियल, उसके बाद भी जब ये मामला फिर से आया, जिसके हमारे नज़दीक आज भी उसका कोई जवाब नहीं था उन प्रोसीडिंग्स का, मगर उस टाइम पे भी बार बार यही इस्तदा थी कि आप एक लार्जर बेंच बना लें। 2 जजेस ने रिफ्यूज़ कर दिया, उन 3 से भी उनने उस चीज़ को चलाते गए। तो आज ये तासुर 8 मेंबर बेंच के साथ, और जिस तरह शाखावर साहब भी आपको बता रहे थे, और कि अभी तक तो वो प्रेसिडेंट का एसेंट ही नहीं हुआ, एक लॉ ही नहीं बना उसके मुताबिक एक बेंच भी आ गया। और बल्कि मैं ट्विटर पे ही पढ़ा था जी, ये शायद आपकी टीम कंफर्म कर सकेगी कि उस केस का टाइटल भी ये रखा गया है कि सेटिंग असाइड द सुप्रीम कोर्ट बिल 2023, ऐसे ही, व्हिच इज सो यू नो, ये देखिए, और आपने अल्फाज इस्तेमाल किए एट द स्टार्ट कि दिस इज इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव ऑफ द आउटकम।
और मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा, और अगेन वही बात जो आप भी शुरू में कर रहे थे कि देखिए काजी फायज ईसा साहब इज़ द सेकंड सीनियर मोस्ट जज, अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन तारिक मसूद साहब इज़ द थर्ड सीनियर मोस्ट, बिल्कुल, मंसूर अली शाह साहब इज़ द फिफ्थ सीनियर मोस्ट। इस तरह दीगर सीनियर जजेस, वो जजेस जो सीनियरिटी में भी आगे हैं, और फिर हमने देखा बिलखुसूस वो जजेस जिन्होंने पिछले दिनों ही पस मंज़र ये है कि उन्होंने डिसेंटिंग नोट्स लिखे, उनको बज़ाहिर ये तासुर आ रहा है कि सिस्टमैटिकली उनको बाहर रखा गया है। तो देखिए ये चीज़ें मामलात को सुलझाने के बजाय उलझाती हैं। देखिए जहाँ तक दूसरी बात आपने की, जो आज जो चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस इशू किए हैं, देखिए मैं आपसे फिर से वही कहूँगा कि पहले तो चीफ जस्टिस साहब को अपने ब्रदर जजेस को मुतमईन करना होगा कि वो फैसला 4-3 का नहीं था, 3-2 का था। देखिए इसके बगैर अगर ये इस तरीके से प्रोसीड करते रहेंगे तो ये मामला मज़ीद उलझेगा। मैं बिल्कुल जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने आपने जो क्लिप चलाई मैं उसकी तायद करता हूँ। देखिए ये इस तरीके से आप पार्लियामान की बालादस्ती को नहीं रद्द कर सकते, और ख़ास तौर पर जब आपकी एक ऐसी जजमेंट है जिसके अंदर ऐसे तजादात हैं, जिसके अंदर एक कोर्ट के अंदर लोग मुतमईन नहीं है। चलें इस बात को छोड़ दें, दूसरा ऑर्डर है, मगर अभी तो उस ऑर्डर की गिनती के ऊपर ही वो मुतमईन नहीं है। बट कैनी साहब इशू ये है कि आप पार्लियामान की करारदाद पास करके वज़ीर-ए-आज़म काबीना के अंदर तशरीफ रख के अपने कैबिनेट मेंबर्स के साथ पेश दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और कहें कि वो माइनॉरिटी जजमेंट है, बस उनके कह देने से या पार्लियामान के कह देने से वो माइनॉरिटी जजमेंट नहीं बन जाती। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का एक व्यू है कि वो 4-3 से पिटीशन रिजेक्ट हुई थी, सुप्रीम सो मोटो नोटिस जो थे वो ड्रॉप किए गए थे, जो प्रोसीडिंग्स थी। इशू यहाँ पर यह है कि ऑपरेटिव ऑर्डर हमारे सामने, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, वही है जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का था। फिर 4 अप्रैल के अंदर भी उन्होंने दोबारा कॉग्निजेंस ली और मामले को बढ़ाया, मॉनिटरिंग भी अब उन्होंने अपने पास खुद जिम्मेदारी खुद को तफवीज़ की हुई है। तो आप या कोई और पार्लियामान के अंदर या जॉइंट हाउसेस के अंदर जितनी मर्जी रेजोल्यूशन पास कर लें, it won't have any legal impact. It can't undo the decision of the Supreme Court. So आपके पास ये लड़ाई पार्लियामान के अंदर आप बैठ के बड़ी फायरी स्पीचेस तो कर सकते हैं, pardon me saying so, बट इसका और कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट कोई नहीं है अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आप अपने आप को कॉर्नर करी जा रहे हैं विद एवरी पासिंग डे। जी देखिए, मैं इसमें एक फैक्ट बस हाईलाइट करना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि जब ये ऑर्डर आया और रिसेंटली पार्लियामान ने जो रेजोल्यूशन पास की जिसमें फिर से उन्होंने यही चीज़ रीअफर्म की कि ये 4-3 का फैसला था, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब ये इलेक्शन के एक्सपेंसेस का मामला भी आया तो वो बिल वापस पार्लियामान के पास ही हुकूमत लेकर गई है। और उसकी वजह यही है कि क्योंकि पार्लियामान ने ये रेजोल्यूशन पास की कि ये 4-3 का फैसला है, तो इस मैटर के ऊपर भी पार्लियामान ही फिर से इस चीज़ के ऊपर अपनी राय देगी। अब देखिए इस चीज़ को मैं फिर से यही कहूँगा कि आज मुझे मायूसी हुई ये बेंच देख के। अब मज़ाहिर नकवी साहब चलें, बाकी सारी सीनियरिटी और जूनियर की बातें छोड़ दें, क्या सुप्रीम कोर्ट के अपने ट्रांसपेरेंसी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए क्या ये बात अहम नहीं है कि मज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर जो इतने संगीन इल्ज़ाम हैं कि जल्द अज जल्द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स करके उनका नाम क्लियर किया जाए, बजाय इसका कि सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके उनको साथ बेंच में बिठाया जाए एक ऐसे मामले के लिए जो अभी तक लॉ ही नहीं बना। देखिए ये और मज़ाहिर नकवी साहब के लिए जाती तौर पे भी मेरे ख्याल से ये बेहतर, वो भी शायद चाहेंगे कि उनका नाम क्लियर हो, मगर इस तरीके से आप चीज़ उलझाएंगे। और वो अगर चाहते तो पार्लियामान की बालादस्ती तो हमने रखनी है और पार्लियामान ने तो अपने आप को असर्ट करना है। बट वो अगर चाहते तो खुद रिक्यूज कर देते जब उनका नाम जब डाला गया था, अगर वो चाहते खुद तो, या अगर कर दें तो उनके इस्तेकाक है। लेकिन अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उनको चाहते हैं बेंच में शामिल करना और रखते हैं तो वो ये उनकी मर्जी है।